जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है, फीवर होता है, खांसी आना शुरू होती है, तो आप क्या करते हो? बहुत लोग ऐसे होंगे जो जाकर फार्मेसी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं या वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और फार्मेसी वाला खुद दवा दे देता है जिसमें एंटीबायोटिक भी होती है। हैदराबाद में डॉक्टर्स के पास 20 साल का एक पेशेंट आता है जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स से आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन अलग था। ये पैन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक एक्सट्रीम केस था जिसमें शरीर में मौजूद बैक्टीरिया सभी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। यानी वो कितनी ही दवाई ले लेता पर उसकी बीमारी पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। 15 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद इस पेशेंट की मौत हो गई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इस तरह के केसेस आम होते जा रहे हैं और भारत इस समस्या से प्रभावित होने वाले देशों में टॉप पे है। 2019 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भारत में 3 लाख लोगों की जान गई, जिसमें 60,000 तो नवजात बच्चे थे। पर एग्जैक्टली क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये क्यों होती है और क्या ये सच में ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है? Antibiotic resistant antibiotics. Antibiotic. Bacteria are circulating all over. थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ है। खुद हमारी बॉडी में, हमारे पेट में 30 से 400 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा है। हमारे पेट में मौजूद गट बैक्टीरिया कई तरह से हमारी मदद भी करते हैं, जैसे डाइजेशन में और फोलेट, B12 जैसे विटामिन्स बनाने में। इनके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। सन 1346 में फैली इतिहास की सबसे बड़ी महामारी ब्लैक डेथ, जिसमें यूरोप की करीब आधी आबादी खत्म हो गई थी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही फैली थी। और निमोनिया और डायरिया तो 100 साल पहले तक भी विकसित देशों में भी मौतों के सबसे बड़े कारण थे। एक मामूली सी खरोच में भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब हम इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार विकसित कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ने अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है और इसे द वंडर ड्रग भी कहते हैं। पर एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के चलते आज ये बेअसर होते जा रहे हैं और इससे तैयार हो रहे हैं सुपर बग्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो इन दवाइयों को सहन कर जाते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता। It's actually a resistance gene that can turn bacteria into superbugs. ओके, पर ऐसा हो कैसे रहा है? एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में आ गए बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं, पर सारे बैक्टीरिया बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनमें कई प्रकार के वेरिएशन होते हैं और नए वेरिएशंस बनते रहते हैं। यानी हर बैक्टीरिया लगातार अपनी अलग अलग तरह की कॉपीज बनाता रहता है जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। अब अधिकतर कॉपीज तो कुछ खास नहीं होती और एंटीबायोटिक उनको भी मार देती है, पर कभी कभार ऐसे वेरिएशंस भी डेवलप हो जाते हैं जो एंटीबायोटिक की मार को झेल जाते हैं। अब व्यक्ति गोली खा रहा है लेकिन उसके शरीर में बैक्टीरिया की एक कॉपी ऐसी है जो दवाई होने के बावजूद बढ़ती जा रही है, जिन्हें रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स हम लोगों को देंगे और एनवायरनमेंट में डालेंगे, इन बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनने के उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है और एक व्यक्ति से फिर ये दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकती है। पर सीधे इंसानों में ये चीज़ होने और फैलने का खतरा जितना है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा खतरा एक दूसरी जगह है। फैक्ट ये है कि दुनिया भर में जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं उसकी केवल 27% ही इंसानों में उपयोग होती है, यानी लगभग 1/4। बाकी 73% एंटीबायोटिक्स जानवरों को दी जाती है। ये वो एनिमल्स है जिनको मांस, दूध और अंडों के लिए फैक्ट्री फार्म्स और डेयरी फार्म्स में रखा जाता है। होता यह है कि ऐसी जगहों में जानवरों की हालत बहुत ही बुरी होती है। इन्हें छोटी सी जगह में ठूस कर रखा जाता है और ये जगह गंदी भी होती है। इस तरह से रहने पर इन जानवरों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है और ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो अगर एक को इन्फेक्शन हो गया तो वो सबको होने वाला है और व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डेयरी की बात करें तो लगातार दूध निकलते रहने से गाय भैंसों को भी इन्फेक्शंस का खतरा रहता है। अब इस सबसे बचने के लिए हम इन जानवरों को लगातार एंटीबायोटिक्स देते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो। रोज़ उन्हें खाने के साथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। आपको इससे जुड़े टॉपिक पर मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बताया कि कैसे हमारे जानवरों को इस तरीके से रखने के कारण एक महामारी पैदा हो रही है जो आने वाले समय में कई इंसानों की मौत का कारण बनेगी। अब देखो, आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं
जो काम भी करती हैं, लेकिन तब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दुनिया भर में मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण 2019 में 77 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसकी तुलना में कोरोना वायरस को ले लो, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, उससे 2020 में 30 लाख लोग मरे थे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाएंगे तब क्या हो सकता है। कॉमन इन्फेक्शंस जिनका इलाज आज है वो जानलेवा हो जाएंगे, जैसे टीबी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इन सब कारणों से एक एस्टिमेट के अनुसार 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोग सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मरने वाले हैं। अब ये सब सुन के पहला ख्याल मन में ये आता है कि हम नई एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं डेवलप कर लेते। बैक्टीरिया पुरानी दवाइयों से रेजिस्टेंस हो भी गए तो भी हम नई दवाइयों से उनको मार देंगे। वेल, ये इतना सिंपल नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है। पहले कंपाउंड्स को खोजना, उन्हें बैक्टीरिया पे टेस्ट करना, फिर इंसानों पे टेस्ट करना। इस पूरी प्रोसेस में 10-15 साल तक लग सकते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। इनफैक्ट दुनिया की आखिरी एंटीबायोटिक 1987 में डेवलप हुई थी, यानी पिछले 37 सालों से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। इससे हमें यह पता चलता है कि एंटीबायोटिक हमारे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है और क्यों इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए। उड़ीसा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और तेलंगाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने फार्मेसी शॉप्स को वार्निंग दी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने पर उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स के मिसयूज में हमारी और डॉक्टर्स दोनों की गलती है। यूएस में की गई एक रिसर्च में दिखाया गया कि डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हर 3 में से 1 एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी या गैर ज़रूरी होती है और साल भर में 4.5 करोड़ से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में हालत और भी बुरी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उनको बोलते हैं भैया खांसी हो गई है, तो वो 2 गोली एंटीबायोटिक दे देगा आपको, बोलेगा खाओ, 2 दिन में आपको आराम हो जाएगा। आपको लगेगा भाई बहुत अच्छा, मेरे तो पैसे बच गए। नहीं भाई साहब, 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके बच्चों को वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। पर डॉक्टर्स ये गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स लिखते ही क्यों हैं? वेल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में सर्वे के बाद इसके पीछे कई कारण बताए। सर्वे में पता चला कि डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स को लेकर ज्ञान तो है, उन्हें पता तो है कि वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के नाम पे लोगों को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। डॉक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे कंजेशन, कफ, सोर थ्रोट। अब इससे डॉक्टर्स के लिए दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, और वो रिस्क नहीं लेते और एंटीबायोटिक लिख ही देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स को देखने के लिए टाइम भी कम होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देखना चाहते हैं, तो इस वजह से वो पेशेंट से लंबी बातचीत नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते। इसको रोकने के लिए हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने डॉक्टर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो अगर वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसी देते वक्त उसके रीजंस भी बताएं। लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। पहला तो हमें बिना ज़रूरत के खुद से जाकर फार्मेसी से एंटीबायोटिक्स खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा, हमें डॉक्टर्स की सलाह पे उनसे बात करके और ये सुनिश्चित करके कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तभी उन्हें लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब लोगों को एंटीबायोटिक सही कारणों से भी दी जाती है तो भी लोग उनका बिना पूरा कोर्स कंप्लीट किए बेहतर फील करते ही बीच में उनको लेना छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो हो गया ठीक है, मुझे और नहीं लेना। इससे उनके शरीर में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए अगर आपको किसी ने सोच समझ के एंटीबायोटिक लिखी है तो उसकी पूरी ड्यूरेशन के लिए वो गोलियां आपको लेना चाहिए। तीसरी बात यह कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होते हैं, वायरल के लिए नहीं। तो कॉमन कोल्ड या फ्लू वगैरह में इसका कोई असर नहीं होने वाला। चौथा, अगर कभी एंटीबायोटिक्स की 2-3 टैबलेट्स बच जाती है तो उसको नहीं बचा के रखना चाहिए और ना ही उसको किसी दूसरे को दे देना चाहिए कि भाई तू ये ले ले। और अगर आपको नहीं पता है कि किसी दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है या नहीं तो उसकी स्ट्रिप पे आपको एक लाल लाइन पे ध्यान देना चाहिए। इसको एंटीबायोटिक्स के ओवरयूज़ को रोकने के लिए बनाया गया है और ये लाल लाइन अधिकतर एंटीबायोटिक्स पर ही आपको दिखेगी। अगर किसी पैकेट पर ये लाल लाइन है तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह से अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मांस और दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम करते जाएं। इन सभी जानवरों को रोज़ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क अगर कहीं पर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का और फिर इंसानों में आने का तो वो जानवरों से ही है। इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, इस टॉपिक पर मेरे पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये समस्या कितनी गंभीर है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।